हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी ज्योग्राफी की नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग दोस्तों सैटेलाइट्स पढ़ेंगे। जी हाँ, सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह। आपने इन सभी का एप्लीकेशन अपने लाइफ में काफी जगह देखा होगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि सैटेलाइट्स का हमारे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे अर्थ के क्या क्या सैटेलाइट्स हैं, हमारे मार्स के पास सैटेलाइट्स हैं कि नहीं है, उनके क्या क्या मून्स हैं। आपने सुना होगा कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। सबसे पहले अगर हम बेसिक चीज पे आए दोस्तों, सैटेलाइट होती क्या है। देखिए, कोई भी चीज जो प्लेनेट का चक्कर लगा रही होती है ना दोस्तों, वो सैटेलाइट है। अब आप कहेंगे भैया प्लेनेट का चक्कर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अभी हमारा जो वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान आपने कितने मैचेस से पहले, यहाँ पे इंडिया का अगर मैच है, जैसे बांग्लादेश का मैच था, अब उस मैच के बीच में बारिश हो गई, कितने लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के उस जगह का ग्राउंड का वेदर देखने की कोशिश करी। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था एमसीजी के अंदर, जिसमें विराट कोहली ने रन मारे थे, उस मैच से पहले एमसीजी में बारिश का बहुत खतरा था। अब आप लोग तो चेक करते हैं कि किस वक्त बारिश होगी, किस वक्त बारिश नहीं होगी, उसकी रिपोर्ट आपको कौन देता है। कि वेदर रिपोर्ट्स कहां से आती हैं, ये आपकी सैटेलाइट से आती हैं। जब आप गूगल मैप में अपनी लोकेशन कहीं डालते हैं और ट्रेवल करने के लिए निकल जाते हैं, तो लोकेशन आपको कौन देता है, सैटेलाइट्स देती हैं। हमारा जीवन सैटेलाइट से पूरी तरीके से घिरा हुआ है दोस्तों। अगर हम देखें, हमारे पास इतनी सारी जंक सैटेलाइट्स हो चुकी हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेस पॉल्यूशन के रूप में भी कहते हैं। आपने फ्लाइंग जेट या इस टाइप की कोई मूवी आई थी, मैंने नहीं देखी है, पर ट्रेलर वगैरह में देखने में समझ आई थी। तो ऐसी मूवीज के अंदर भी सैटेलाइट्स और उनकी प्रॉब्लम्स को भी दर्शाया गया है। तो आइए हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, इनके ऊपर ध्यान देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट हमारे प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। आपने इस तरीके की सैटेलाइट की फोटो देखी होगी। अगर हमारा जो वो था, एक मूवी थी जॉन अब्राहम की, जिसके अंदर वो बताता है, पोखरण वाला जो पूरा सीन था, उसमें उसने दिखाया था कि हम लोग अमेरिका से जब छुप रहे थे, तो अमेरिका की एक सैटेलाइट हमारे देश के ऊपर से उस वक्त जा रही थी। और वो यहाँ से पूरे यहाँ पे, जैसे मान लो इस जगह से अगर जा रही है सैटेलाइट, तो ये इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से नजर रख सकती है कि इस जगह पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को हमने काफी हद तक पॉजिटिव वे में भी यूज कर रखा है। पर अगर हम यहाँ पे बात करें ज्योग्राफी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो हम यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करेंगे, प्लैनेट्स की बात करेंगे सोलर सिस्टम में जैसा हमारा चल रहा था, और उन प्लैनेट्स के नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करेंगे कि हर प्लैनेट के पास कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं। तो आइए देखते हैं। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट दोस्तों मून है। अब देखो, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून कैसे हुआ, क्योंकि सैटेलाइट की कंडीशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, जो हमारा अर्थ है, इसको आप ऐसा समझिए, ये हमारा मान लो सन है दोस्तों। इसके अराउंड इस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। ये मान लो हमारा अर्थ है। कंपैरिजन में साइज बहुत छोटा होगा, पर आप कभी समझने के लिए देख लीजिए। और अर्थ के ऑर्बिट में मून रिवॉल्व कर रहा होगा। तो जैसे सन का जो अर्थ चक्कर लगाता है, अर्थ यहां से घूम घूम के सन का चक्कर लगाएगा। जैसे अपनी जगह पे आप देखिए, ऐसे 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 घूमता घूमता सन का अर्थ चक्कर लगाएगा, उसी हिसाब से मून जो है वो भी घूमते घूमते अर्थ का चक्कर लगाता है। तो सैटेलाइट की कंडीशन कैसे फुलफिल कर दी मून ने। मून ने क्या करा, मून एक प्लैनेट के पास का ऑब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहा है, इसका ऑर्बिट कर रहा है, यानी इसका चक्कर लगा रहा है। तो इस लॉजिक से हमारा मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट हो गया। और ये क्योंकि मैनमेड नहीं है, किसी द्वारा बनाया गया नहीं, आपको पता ही है, तो इसलिए नेचुरल सैटेलाइट हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है दोस्तों, मून है। आइए मून के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एग्जाम में कई बार से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मून इज एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी दैट ऑर्बिट्स प्लैनेट अर्थ एंड इट्स अर्थ ओनली परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट। जी हाँ, मून जो है वो अर्थ को ऑर्बिट करता है, और अर्थ को इकलौता जो ऑर्बिट करता है वो मून ही है, जो हमारा मतलब नेचुरल सैटेलाइट के रूप में देखें। बाकी आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट है, हमारे देश भी अपना लॉन्च करते हैं, जो वेदर दिखाते हैं, उनका हम काफी तरीके से यूज करते हैं। पर नेचुरल रूप से जो हमारा सैटेलाइट है, जो अर्थ का चक्कर लगाता है, वो हमारा बस दोस्तों मून है। अगला फैक्ट देख लेते हैं मून का। डायमीटर जो है मून का दोस्तों, वो है 3475 किलोमीटर। डायमीटर यानी कि क्या, हमारा जो मून है, इसकी अगर हम एवरेज डायमीटर की बात करें, यानी इसके इस छोर से उस छोर तक की अगर हम दूरी की बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के रूप में बात करें, आप डायमीटर जानते हैं किसी स्फीयर का, तो यहाँ पे एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप तो नहीं होती है, इनका जो डायमीटर लिया गया है वो 3475 किलोमीटर का आया है। द मून टेक्स 27 days 7 hours and 43 minutes टू कंप्लीट द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये एक बहुत खास पॉइंट है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूं कि मून का जो रोटेशन पीरियड है और जो मून का रिवॉल्यूशन पीरियड है, वो दोनों का दोनों सेम है।
अब आप कहेंगे भैया कहना क्या चाहते हैं, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, या मान लीजिए आप लोग अर्थ हैं। अब अगर आप अर्थ है और आपको अगर ये बॉटल का ये टॉप वाला पोर्शन दिख रहा होगा साइड से, यहां से ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, मान लीजिए ये वाली साइड जो है फेस कर रहे हैं। अब इस वक्त आपको ये साइड दिख रही है। अब जैसे जैसे मून अर्थ का चक्कर लगाता है, जैसे मान लो अर्थ क्या करेगा, अर्थ तो पूरा ऐसे ही घूम जाता है, ऐसे ऐसे करके घूमता है। तो इसमें क्या हुआ, अगर आप लोग सन होंगे अर्थ के कंपैरिजन में, तो आपको यहां वाले रीजन को दिन दिखेगा और थोड़ी देर बाद इस वाले रीजन को रात दिखेगा। पर मून के केस में क्या है, अभी आपको ये वाली जगह दिख रही है, अब जब ये घूमेगा तो घूमते वक्त में भी जैसे जैसे यहाँ पे ये घूम रहा है, जितने पेज से रोटेट कर रहा है उसी पेज से रिवॉल्व भी कर रहा है, तो आपको हमेशा मून का यही वाला साइड दिखेगा। ध्यान दीजिए, जब मैं यहां से ऐसे करूं, अगर आपको यहां पे चीज समझ आ रही होगी, आपको मून का यही वाला साइड दिखेगा। अगर आपकी कोई एनिमेशन देखें तो आपको यूट्यूब वगैरह पे काफी सारी एनिमेशन देखने को मिल जाएंगी। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, जैसे मान लो हमारा अर्थ है, और मान लो मून यहां पे और यहां पे मान लो मून में डे है और यहां मान लो मून में डे या नाइट, मतलब जैसे मान लो ये वाला सरफेस हमारा मून से विजिबल और ये वाला इनविजिबल पोर्शन है। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा, अब यहाँ पे जो पोर्शन आएगा, जिस हिसाब से इस तरफ आगे बढ़ रहा है ना जिस पेज से, उसी पेज से ये इधर ऐसे रिवॉल्व भी कर रहा है। अगर आप इसके एनिमेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मून का रोटेशन पीरियड और रिवॉल्यूशन पीरियड दोनों का दोनों सेम है, और सेम रोटेशन रिवॉल्यूशन पीरियड होने के कारण हमें हमेशा मून का एक ही साइड दिखता है। अब जैसे अगर हम बात करें सन को, अगर आप रेफरेंस मान के चलें, तो सन को रेफरेंस मान के आपको अर्थ का ये साइड भी दिखेगा और ये साइड भी दिखेगा, यानी कभी अमेरिका में भी दिन आएगा और फिर भारत में भी दिन आएगा। पर अगर मैं यहाँ पे मून की बात करूं, तो मून का जिस हिसाब से उसका रोटेशन का है, जैसे मान लो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे और यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये स्पीड और ये स्पीड बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आपको हमेशा मून का एक ही फेस दिखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उसकी बेसिक कंसेप्ट समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा हो गया। अगर हम बात करें अगला हमारा पेरिजी और एपीजी की, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पेरीहिलियन और एपीलियन के बारे में पढ़ा था। पेरीहिलियन मतलब क्या, प से पास, और वो हमारा क्या था, ए से अवे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा सन है, सन से जब अर्थ अवे रहता है, सबसे ज्यादा दूर रहता है, तो उसे हम लोग दोस्तों एपीलियन कहते हैं। सबसे नजदीक रहता है तो उसे हम पेरीहिलियन कहते हैं। उसी हिसाब से मून जो है, जब वो अर्थ के सबसे नजदीक रहेगा, पास रहेगा, तो उसे हम लोग दोस्तों पेरीजी कहेंगे, और जब दूर रहेगा तो उसको हम लोग एपोजी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, पी से आप पास याद रखिएगा। तो आगे पढ़ लेते हैं एक बार इसे, पेरीजी व्हेन द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, और एपोजी व्हेन मून इज एट द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं मून से रिलेटेड, मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले पर्सन जो मून पर लैंड करे थे नील आर्मस्ट्रांग, आप सब जानते ही होंगे, और उसका डिस्टेंस जो है अर्थ और मून का वो 3.84 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस है। इसको आपने कभी ऐसे भी देखा होगा, अगर आप इस नंबर से अनुभवी हैं, 3,84,000 किलोमीटर, इसको आप जानते होंगे। ये फैक्ट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं मून की, तो मार्स का जो मून है दोस्तों, मार्स के दो मून है, एक हमारा फोबोस है और दूसरा हमारे डेमोस है। जुपिटर के पास 79 मून्स हैं और सैटर्न के पास 82 मून्स हैं। सबसे ज्यादा मून सैटर्न के पास है, भले ही प्लैनेट जो है वो जुपिटर बड़ा है, पर सबसे ज्यादा मून जिसके पास है वो सैटर्न के पास है। जैसे हमारे अर्थ के पास एक ही मून है, इनके पास 79, जुपिटर के पास और सैटर्न के पास 82 मून्स हो गए। जहां पे मून का मतलब नेचुरल सैटेलाइट है, हमने इसको नाम पर्टिकुलरली मून यहां पे दिया आपको रेफरेंस समझाने के लिए। इनको जरूरी नहीं इनका नाम मून ही हो, इनके मून को हम फोबोस और डिमोस नाम से बुलाते हैं। जब हम अपने अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट को नाम मून देते हैं, इनके नेचुरल सैटेलाइट का नाम फोबोस और डिमोस है, पर मैंने नेचुरल सैटेलाइट को समझाने के लिए, इजी रखने के लिए आपको मून के रेफरेंस से समझाया। उसके बाद आप टाइटन के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको समझा देता हूं छोटे से रूप में। टाइटन जो है वो लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, और सेकंड लार्जेस्ट हमारे यूनिवर्स का जो मून है, जितना हमें पता है अभी के रूप में।
अब आगे समय में कुछ और पता चल जाए तो हम क्या ही कह सकते हैं। आपको पता है कि यूनिवर्स की जानकारी अभी हमारे पास जो है वो बहुत ही कम है, पर इतनी जानकारी में जो हमारे पास अभी तक की जानकारी है उसमें सैटर्न हमारा सेकंड, मतलब सैटर्न का जो हमारा टाइटन है उसको सेकंड लार्जेस्ट मून कह रखा है। इसको आपने देख रखा होगा, और एवेंजर्स मूवी देखते होंगे, थैनोस की फाइट होती है टाइटन पे, और टाइटन के पास अभी तक ऐसा माना गया कि वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि इसमें काफी चीजें सिमिलर पाई गई हैं अर्थ के साथ। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्लेनेट यानी ग्रह के बारे में। देखिए दोस्तों, प्लेनेट कौन सी चीज कहलाएगी और कौन सी चीज नहीं कहलाएगी, इसके ऊपर 2006 में कुछ डिबेट्स चली थी और 3 कंडीशन दिए गए थे। क्या क्या कंडीशन दिए गए थे देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सेट 3 क्राइटेरिया फॉर अ हेवनली बॉडी टू बी क्लासिफाइड एज अ प्लेनेट। 3 क्राइटेरिया दिए गए, क्या क्या? इट शुड हैव एन इंडिपेंडेंट ऑर्बिट अराउंड द सन। सबसे पहली बात क्या, उसका ऑर्बिट जो है, यानी जो प्लेनेट है जो सन के अराउंड ऑर्बिट लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, वो ऑर्बिट इंडिपेंडेंट हो। मान लो ये सन है, इसके अराउंड मान लो है ऑर्बिट लगा रही है अर्थ, ये इसका इंडिपेंडेंट ऑर्बिट है। अब मून जो है वो मून अर्थ के साथ साथ, जैसे मान लो यहां मून है, अब मान लो ये हमारा अर्थ था, यहां सन हमने मान लिया था, जो हमारे बॉटल थी, ये मून है। मून चक्कर लगा रहा है किसका दोस्तों? लगा रहा है, मून लगा रहा है अर्थ का, और साथ साथ अर्थ के साथ साथ अगर देखें तो मून किसका चक्कर लगा लेगा? सन का भी। पर क्या उसका ऑर्बिट इंडिपेंडेंट है? नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए, ये सन था, ये अर्थ है, और ये मून है। अब अर्थ जो है यहां से पूरा का पूरा अर्थ इसका चक्कर लगाएगा, और मून तो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, मींस बंधा हुआ है ग्रेविटेशनल पुल के साथ साथ। तो जब अर्थ यहां आ जाएगा तो इसके साथ साथ जो इसका मून है, देखिए दोस्तों इसका मून भी इसके साथ साथ यहां आ जाएगा। अब आप इनडायरेक्टली रूप से देखिए तो मून जो है वो भी सन का पूरा चक्कर लगा लेगा, क्योंकि मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है और अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, तो मून जो है वो भी सन का चक्कर लगा लेगा इनडायरेक्टली। पर क्या उसका ऑर्बिट इंडिपेंडेंट है? नहीं है। मून डिपेंडेंट अर्थ पे है, क्योंकि अर्थ चक्कर लगा रहा है इसलिए मून चक्कर लगा रहा है, इसलिए मून जो है वो प्लेनेट नहीं कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा कि इट शुड हैव एन इंडिपेंडेंट ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के अराउंड जब वो ऑर्बिट यानी चक्कर लगाएगा तो उसका इंडिपेंडेंट ऑर्बिट हो, वो सन के कारण लगा रहा हो, किसी और के कारण नहीं। जैसे हमारा मून था वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा था, और क्योंकि अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रहा था तो इनडायरेक्टली उसने चक्कर लगाया। यहां पर डायरेक्टली की बात करी गई है, इंडिपेंडेंट ऑर्बिट की बात करी गई। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इनफ मास टू अचीव हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम दैट इज स्फेरिकल शेप। उसके बाद एक और कंडीशन रखी गई कि उसके बाद इतना मास कम से कम हो कि यूनिवर्स के अंदर अपने आप को स्फेरिकल शेप यानी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर रख सके, गोल चीज होनी चाहिए। जैसे मीटोराइट्स है काफी सारे, वो स्फेरिकल शेप में नहीं होते हैं, तो उन चीज को भी यहाँ प्लेनेट के रूप से हटाया गया। इट शुड हैव अ क्लियर नेबरहुड। मीटोराइड यहाँ पे मतलब एस्टेरॉइड की बात कर रहा था, तो आपको बता दूंगा एस्टेरॉइड मीटोराइड में क्या फर्क है। तो मतलब ये समझ लो होती सेम ही चीज है, उनकी लोकेशन या अलग अलग पोस्ट, मतलब जब वो मूव कर रही होती है, जब उनमें आग लग जाती है, उस हिसाब से उनका नाम बदला गया है। तो आप एस्टेरॉइड से इसको समझ सकते हैं। इट शुड हैव अ क्लियर नेबरहुड दैट इज नो मेजर बॉडी इन इट्स कंपेरेबल साइज। ध्यान दीजिए, किसी भी चीज को प्लेनेट होने के लिए उसके आसपास में उसके बराबरी का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कोई भी बंदा अपनी पावर तभी एग्जर्ट कर सकता है कि उसके सामने कोई टक्कर का बंदा ना हो। अगर टक्कर का बंदा आ गया, इंडिपेंडेंट वो नहीं रहा, वो उसको हमेशा परेशान करता रहेगा। तो परेशान ना कर सके, उसके आसपास उसकी डोमिनेंस रहे, तभी उस चीज को हम प्लेनेट कहेंगे। अगर अर्थ के पास जस्ट बगल में एक और अर्थ की चीज आ जाए तो ये आपस में ही ग्रेविटेशनल पुल और पुश के अंदर लड़ते रहेंगे। आप तो जानते हैं आपस में एक दूसरे को खींचेंगे ही। खैर, तो इट शुड हैव अ क्लियर नेबरहुड वाला पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था एस्टेरॉइड्स मीटोरॉइड्स के बारे में, इसके बारे में भी छोटा सा देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको यहां से इस डायग्राम के रूप में समझिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा सन है, और सन के बाद ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारा अर्थ, मार्स, मरकरी और वेनस। मरकरी और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। एस्टेरॉइड की बेल्ट मतलब क्या, आप जानते हैं कि काफी सारे पत्थर हैं, क्लाउड्स हैं, जो आप घूमते रहते हैं बहुत तेजी की स्पीड से, और इसलिए ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि अगर हम इस ऑर्बिट को पार करना, जब हम जुपिटर में सैटेलाइट भेजनी होती है, या मान लो कोई जिसमें भेजना हो, वहां पे अपना यंत्र यानवान जो भेजते हैं, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको एस्टेरॉइड बेल्ट पार करनी होती है। एस्टेरॉइड बेल्ट में क्या होता है, बहुत सारे पत्थर बहुत तेजी की स्पीड से चल रहे होते हैं। अगर आपने मूवीज देखी होगी इंटरस्टेलर टाइप की, तो आप समझ चुके होंगे इन चीजों को, उसमें काफी हद तक दर्शाया गया है इसको। आप कोई भी स्पेस रिलेटेड मूवी देखेंगे
तो आप एस्ट्रॉइड को समझेंगे। ग्रेविटी करके भी एक मूवी है। तो आप यहां पे ये समझिए, ये जो बेल्ट है इसके अंदर एस्ट्रॉइड्स हैं, उसके साथ साथ जो हमारा जुपिटर है, जब जुपिटर इन सबको पार कर लेता है, सारे के सारे हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है, तो वहां पे भी एक बेल्ट है, वो हमारी क्यूपुलर बेल्ट है, उसको भी अब हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट या जैसे हमारा मार्स खत्म होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों का बहुत बड़ा सा क्लाउड बन रखा है, पूरा बेल्ट, इसके अंदर ये लोग मूव करते रहते हैं। इस बेल्ट को हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। और अब आप यहाँ पे हर टर्म का मतलब समझ जाएंगे। देखिए एस्ट्रॉइड्स क्या है, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी एंड मेटालिक ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग सन इन अ बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। इस वक्त जो ऑर्बिट कर रहे हैं, मतलब क्या, उस बेल्ट के अंदर जो चीजें हैं, इस वक्त इनको एस्ट्रॉइड नाम से जाना जाएगा। अब ध्यान दीजिए इनकी सिचुएशन के साथ नाम कैसे बदलेगा। मीटेरॉइड क्या हो जाएगा, व्हेन एस्ट्रॉइड्स कम आउट ऑफ इट्स बेल्ट एंड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स डिफरेंट प्लैनेट। अब ये जो एस्ट्रॉइड है, अभी क्या था, ये अपने बेल्ट के अंदर आराम से घूम रहा था चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। अब जब ये एस्ट्रॉइड यहां से किसी प्लैनेट की तरफ निकल गया, उसने अपना पाथ छोड़ दिया, जैसे कि आप ये समझिए कि एस्ट्रॉइड यहां पे घूम रहा था, यहां से मूव करके मान लो मार्स की तरफ खिंच गया। जैसे ये मार्स की तरफ खिंच जाएगा या अर्थ की तरफ खिंच गया, तब इस चीज को हम एस्ट्रॉइड से इसका नाम बदल के मीटेरॉइड रख देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको एस्ट्रॉइड और मीटेरॉइड में डिफरेंस समझ आया होगा। एस्ट्रॉइड कब है, जब वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है, बेल्ट के अंदर अपना चक्कर लगा रहा है सन का, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम एस्ट्रॉइड नाम से जानेंगे। पर जब वो एस्ट्रॉइड किसी प्लैनेट की तरफ मुड़ जाए, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, मीटेरॉइड कहेंगे, यानी उल्का पिंड कहेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, हो सकता है कि यहाँ पे हिंदी वाले कुछ टर्म्स में कभी इशू आ सकता है, तो आप लोग इंग्लिश को रेफर करके होगा तो कई बार आप मैच कर लीजिएगा उस चीज को। मैंने यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पूरा वर्क करने की कोशिश करी है, पर हो सकता है कहीं कहीं पे कुछ टर्म्स का इशू आ जाए, तो आप इंग्लिश वाले टर्म्स को एक बार तरीके से देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट भी यही करूंगा कि क्योंकि हमारा एग्जाम वनडे एग्जाम है, हमें ऑप्शन से टिक करने होते हैं, तो ज्योग्राफी और ऐसे सब्जेक्ट जो है ना दोस्तों, इसमें टर्म्स काफी हद तक बहुत मुश्किल आ जाते हैं हिंदी के अंदर। तो आप लोग कोशिश करिएगा आप हिंदी में समझ लीजिए, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग रखिए, मगर टर्म्स कोशिश करिएगा कि इंग्लिश वाले याद रखना, क्योंकि एक ही चीज की कई बार हिंदी में दो तीन अलग अलग चीजें, मीन्स जैसे मान लो 4 अलग चीजें हैं, उनका हिंदी में कई बार सिमिलर टर्म देखने को मिल जाता है। तो कोशिश करना कि आप इंग्लिश का टर्म याद करिएगा, इंग्लिश के टर्म से आपको आंसर मार्क करना बहुत आसान पड़ेगा। मीटियोर देख लेते हैं, आपने एस्ट्रॉइड पढ़ लिया और मीटेरॉइड पढ़ लिया। एस्ट्रॉइड क्या, जब वो बेल्ट में घूम रहा था। मीटेरॉइड क्या, जब वो बेल्ट से किसी प्लैनेट की तरफ मुड़ा। अब उसके बाद वो मीटियोर कब कहलाएगा, इट इज अ फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ मीटेरॉइड इन द एटमॉस्फेयर। अब ध्यान दीजिए, अब वो उल्का जो हमारा था, जो भी हमारा मींस मीटेरॉइड था, वो इस तरफ आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है, हमारे प्लैनेट की तरफ आ रहा है, मान लो अर्थ की तरफ आया। अब अर्थ की तरफ जब आ रहा है तो बहुत तेज स्पीड से आएगा, ऐसा तो है नहीं पैराशूट की तरह धीरे 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 आ रहा है, बहुत तेज स्पीड से आया। और अर्थ के पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब जैसे मान लीजिए आप पानी के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो आपको फ्रिक्शन फील होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल फील होगा। तो वैसे ही जो स्पेस से आ रहा है, जहां पे बिल्कुल भी एयर नहीं है, वहां से जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगा तो एटमॉस्फेयर में गैसेस के कारण उसमें फ्रिक्शन आएगी, और फ्रिक्शन से उसमें लग जाएगी आग। जो आपको एक टूटता हुआ तारा दिखता है ना दोस्तों, वो आपका मीटियोर, जिसको हम कहते हैं टूटता तारा। तारा इतना बड़ा है कि वो टूटता हुआ हमको कहां ही दिखेगा, तो हम मीटियोर को ही टूटता तारा करके बोल देते हैं। और मीटियोराइट की अगर मैं बात करूं तो रिमेन्स ऑफ अ मीटियोराइट दैट रीचेस द अर्थ सरफेस सर्वाइविंग इट्स पैसेज थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब जैसे मान लो इतना बड़ा हमारा मीटियोर आया, अब इतना बड़ा मीटियोर में आग लग गया, और आग लगने के बाद जब वो नीचे पहुंचा तो इतना सा करके कुछ बचा, तो इतना सा जो चीज बचेगा ना, वो हमारा मीटियोराइट कहलाएगा। ध्यान दीजिए, वापस से सारे टर्म्स को रिवाइज करते हैं। एस्ट्रॉइड मतलब क्या, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर था, उसके बाद उसका अगला स्टेप क्या आया, प्लैनेट की तरफ मूव करना शुरू करा। तो जैसे मूव करना शुरू करा तो वो क्या कहला गया दोस्तों, हमारा वो कहला गया हमारा मीटेरॉइड। और जब वो मीटेरॉइड हमारा, जैसे समझ लीजिए हमारा यहाँ था ये एस्ट्रॉइड, यहां से गया तो मीटेरॉइड, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आया तो मीटियोर, और जैसे इसका तो अवशेष बचा वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, मीटेरॉइड कहलाएगा। उसके बाद बात आती है बोलाइड की। बोलाइड मतलब क्या, जब वो नीचे आ रहा था, जरूरी थोड़ी पूरा पहुंचेगा ही, पहुंचने से पहले अगर वो एक्सप्लोड कर जाए, फट जाए, तो उसको हम लोग दोस्तों बोलाइड कहेंगे। कॉमेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यहाँ का जुपिटर के आसपास का बेल्ट था, जहां हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो रहा है। पहले हम प्लूटो को प्लेनेट मानते थे, अब नहीं मानते हैं। उसके बाद एक क्यूपुलर बेल्ट है, जो बहुत बड़ा सा बेल्ट है, सिमिलर चीजें हैं जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट है, बस साइज में बहुत बड़ा है। यहां से जब पत्थर आते हैं, या फिर जो एस्ट्रॉइड होते हैं उसको पत्थर सिंपल भाषा में कह रहे हैं, पर वहां से जो आएंगे उसको हम लोग कॉमेट कहेंगे। अब ये देखिए, ये इतनी दूर से आता है, भाई कितना बड़ा चक्कर लगाएगा, तो ये जो पाथ फॉलो करता है इसको हम कॉमेट कहते हैं। आपको पता है कॉमेट बहुत कम आते हैं, क्योंकि इतने दूर वाला पाथ फॉलो करते हैं, बहुत कम समय में देखने को मिलता है।
आपने देखा भी होगा, छिछोरे में डायलॉग भी होता है, हीलियो कॉमेट करके बताता है, जब उसके अंदर श्रद्धा कपूर की एंट्री हो रही होती है, कि बहुत रेयर ऐसी चीज देखने को मिलती है। तो कॉमेट जो है दोस्तों, कॉमेट क्या हो गया, जैसे हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट जो था वो मार्स और जुपिटर के बीच वाला पोर्शन से आ रहा था, ये क्यूपिलर बेल्ट से आता है। बहुत दूर से जब ये चीज आती है उसको हम लोग कॉमेट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक सी चीज समझ आई होगी। अभी हम लोग एक्लिप्स के ऊपर देखेंगे, उससे पहले 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी के कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा जो हमने मीटरॉइड मीटरॉइड के बारे में कंसेप्ट को आइडिया लिया बेसिक रूप से, ये हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जानता हूं कि अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने का समय है, मगर ये चीज आपको थोड़ी बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है। अब जो हम पढ़ेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्लिप्स के बारे में, यानी ग्रहण के बारे में। देखिए दोस्तों, एक्लिप्स होता क्या है? एक्लिप्स का मतलब होता है एक तरीके से ब्लॉक करना। जब किसी एक बॉडी को कोई दूसरी बॉडी ब्लॉक कर देती है तो हम कहते हैं उसने उसको एक्लिप्स कर लिया। तो आइए देखते हैं एक्लिप्स के बारे में, शुरू करते हैं, फिर सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। एक्लिप्स क्या है? वह सेलेस्टियल बॉडी टेम्पररी फॉल्स इन द शैडो ऑफ अनदर बॉडी। जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को ब्लॉक कर दिया और उसकी शैडो में आ जाए तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? एक्लिप्स कहेंगे। जैसे मान लो अभी आप यहाँ पे सूर्य ग्रहण लिखा दिख रहा है और मैं यहाँ पे सामने आ गया, तो मैंने यहाँ पे इस बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया, तो इसको मैंने एक्लिप्स कर दिया। इस तरीके आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास एक्लिप्स सबसे पहले क्या है। सोलर एक्लिप्स, यानी कि सोलर यानी सूर्य को एक्लिप्स कर दिया, यानी सूर्य को ब्लॉक कर दिया। तो सूर्य को जो ब्लॉक कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमेशा रेफरेंस तो देखेंगे, आपको बताता हूं किस तरीके से। ये हमारा सन था, अब सन को ब्लॉक करा है। सन को ब्लॉक यहां पे कौन करेगा दोस्तों? सन को रेड कलर से दिखा देते हैं। और यहां पे हम अर्थ को दिखा देते हैं, और यहां ग्रे से मून को दिखा देते हैं। तो जब सन को ब्लॉक कैसे करा, जैसे मान लो अर्थ में यहां पे कोई बंदा था, मान लो यहां पे अर्थ में आप हैं, एग्जाम्पल के रूप में वैसे खड़े तो उसी तरीके से होंगे। अब आपको यहां से सन को देखना था, आप लोग देख सकते थे। अब आपके और सन के बीच में अगर मून आ जाए तो मतलब मून ने क्या करा, आपके और सन के विजन को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। इसी चीज को सिंपल भाषा में सोलर एक्लिप्स कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। सोलर एक्लिप्स क्या है? सोलर और एक्लिप्स, यानी सोलर मतलब सूर्य, एक्लिप्स मतलब ब्लॉक। तो जब सूर्य को ब्लॉक कर दिया गया, अब सन और अर्थ के बीच में कौन ब्लॉक करेगा? मून ही कर सकता है। तो मून द्वारा जब ब्लॉक कर दिया गया तो चीज को हम क्या कहेंगे? सोलर एक्लिप्स। आइए देख लेते हैं। When the moon comes between the earth and sun, the light of the sun does not reach the earth and the some part of the earth's surface becomes dark during the day. इसको आप यहाँ पे डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं। ये हमारा सन है, आराम से समझिएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपके रियल लाइफ का पार्ट है, आप लोग काफी जगह देखते होंगे। इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी से मजा आ जाएगा। देखिए कैसे काम करता है। ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। सन से लाइट आ रही है, पूरे अर्थ में यहाँ पे रोशनी आ रही है। अब ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे मून आ जाएगा तो सन से जो आने वाली लाइट है ना दोस्तों, जो इधर जा रही है, ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र में जो हमारा ये मून वाला क्षेत्र है, मून के इस तरफ और इस तरफ यहाँ पे बहुत डार्क जोन बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब सन से लाइट आई, ये हमारा मून था, यहाँ और यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे बहुत डार्क जोन बन जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे इस और इस जगह पर थोड़ा लाइट डार्क बनेगा। लाइट डार्क मतलब क्या कि उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम डार्क बनेगा। और हमारा ये रीजन है, इसके अंदर आप यहाँ पे समझेंगे, ये हमारा अम्ब्रा कहलाएगा। और ये वाला रीजन जिसको हम पेनम्ब्रा कहेंगे। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा में आप डिफरेंस समझिए। जब यहाँ मून था, अब आप कहेंगे मून के जस्ट सामने, मून के जस्ट सामने में जो आएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो लाइट आ रही है, इसको आप ऐसे समझ के कि सन से मान लो यहाँ से लाइट आ रही है। अब ये जो जोन है, यहाँ पे तो सारी की सारी लाइट ब्लॉक हो गई, यहाँ वाली भी ब्लॉक हो गई, यहाँ भी ब्लॉक हो गई, ये सारी की सारी लाइट यहाँ से ब्लॉक हो गई। तो इस रीजन में बहुत ज्यादा अंधेरा होगा।
मगर यहीं पर अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं इस और इस रीजन में, तो यहां से सामने वाली लाइट्स तो ब्लॉक हो गई है, पर साइड साइड वाली लाइट्स पहुंच रही हैं। तो यहां पे हमारी ज्यादा डार्कनेस आएगी और यहां पे कम डार्कनेस आएगी। तो जहां पे ज्यादा डार्कनेस आएगी वहां अम्ब्रा कहेंगे, जहां पे कम डार्कनेस होगी कंपैरेटिवली उसको हम पेनम्ब्रा कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायग्राम दोस्तों समझ आया होगा। वापस समझ गया, हमारा सन है, ये हमारा मून था, यहां से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डार्कनेस है तो ये अम्ब्रा हुआ, ये वाला रीजन जो है हमारा पेनम्ब्रा कहलाएगा। और इस चीज को जहां पे पूरी तरीके से अंधेरा हो गया इसको हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और जहां पे थोड़ा कम अंधेरा है वहां पे हम उसको पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आइए अम्ब्रा और पेनम्ब्रा को देख लेते हैं। अम्ब्रा क्या है? इट्स साइज बिकम स्मॉलर व्हाइल रीचिंग द अर्थ एंड अ पर्सन स्टैंडिंग इन दिस एरिया सीज अ टोटल सोलर एक्लिप्स। आप समझ चुके हैं। पेनम्ब्रा क्या है? इट्स साइज इंक्रीजेस व्हाइल रीचिंग द अर्थ एंड अ पर्सन स्टैंडिंग इन दिस एरिया सीज अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ ही गया होगा। अब बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। देखिए दोस्तों, लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। अब इसमें क्या है? मून ब्लॉक। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है? वापस से देखिए, मून ब्लॉक। अब मून को ब्लॉक यहां पे कौन कर सकता है? अर्थ कर सकता है। क्या मून को सन ब्लॉक कर सकता है? आप लोग खुद सोचिए, मून को अगर सन ब्लॉक कब करेगा? जब मून और अर्थ के बीच में सन आ जाए। अब अर्थ का दूरी कितना है मून सन से? बहुत ज्यादा है। यहां हमारा सन है, यहां अगर अर्थ है तो अर्थ से थोड़े से ही दूर पे मून है। तो बहुत से बहुत अगर मान लो सन को, अर्थ को यहाँ पे जो है, मून को कौन ब्लॉक कर सकता है? बस अर्थ कर सकता है। क्या सन जो है वो अर्थ और मून के बीच में आ सकता है? क्योंकि अर्थ और जो हमारा मून है इसकी दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है, और सन और अर्थ की दूरी तो बहुत ज्यादा है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब इनके बीच की दूरी के अंदर क्या सन बीच में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो सोलर एक्लिप्स मतलब क्या? मून ब्लॉक्ड। और मून को कौन ब्लॉक कर सकता है? बस अर्थ ब्लॉक कर सकता है। तो अगर अर्थ ने मून को ब्लॉक कर दिया, अब आप कहेंगे भैया अर्थ ने मून को ब्लॉक कर दिया, इससे हमें क्या समझ आता है? ध्यान दीजिए, हम लोग मून को क्यों देख पाते हैं पहले आप ये समझिए। अगर मान लो यहां मून है, ब्लॉक नहीं रहता तो सन से जो आने वाली लाइट मून पे थी, इसकी रिफ्लेक्शन से यहां पे लोग रात में मून देख सकते हैं। मान लो कि हमारा अर्थ है, इस तरफ डे है, इस तरफ नाइट है, तो इस तरफ जो हमारा अमेरिका वाला रीजन है ये लोग सन देख रहे हैं। अभी इन लोगों को यहाँ पे रोशनी दिख रही है, सूरज दिख रहा है। पर ये जो हमारा इंडिया वाला पोर्शन है यहाँ भी अंधेरा है। अंधेरे के समय में सूरज तो नहीं दिखेगा, पर मून अगर इस तरफ है हमारा, तो इस तरफ जब मून होगा तो सन से आने वाली लाइट मून पे आएगी और मून से रिफ्लेक्ट होके वो अर्थ पे दिखेगी। पर अगर मून जो है इसकी जगह इस जगह पे आ जाता है तो क्या सन की लाइट मून तक पहुंचेगी? सन की लाइट मून तक नहीं पहुंचेगी। और क्योंकि सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच रही है तो इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा कि मून रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। और मून रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा दोस्तों? चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी हमें चांद से आने वाली लाइट दिखेगी ही नहीं, क्योंकि चांद की लाइट पूरी पूरी किस पे डिपेंडेंट है? सन की रिफ्लेक्शन पे डिपेंडेंट है। तो वहां पे हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसे। When the earth comes between the sun and the moon, the light of the sun does not reach the moon and the surface of the moon becomes dark. This condition is called lunar eclipse. आप समझ चुके होंगे इस चीज को, सिंपल सा था ये। आइए एक बार ध्यान दे देते हैं। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स में मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा का भी समझा देता हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अमावस्या का मतलब क्या होता है कि अमावस्या ऐसा केस है जिसके अंदर आपको रात में चांद नहीं दिखता है, जैसे हम दिवाली के टाइम में देखते हैं अमावस्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा अर्थ है, अर्थ के कंपैरिजन से देखिएगा, हमें अर्थ से क्या कभी दिन में मून दिखेगा? नहीं, क्योंकि हमें रात में मून दिखता है, रिफ्लेक्शन लेता है। अब मून का ये ऑर्बिट है, मून इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अभी मून यहां पे है, जब मून इस तरफ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब मून जो है हमारा अपने ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड इस तरफ रहेगा, तब सन से आने वाली लाइट को मून रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे भेजेगा। तो जब मून दिखेगा इस तरफ रहेगा तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? हमारा पूर्णिमा होगा, यानी कि हमारा पूर्णिमा हुआ। और जिस वक्त हमारा मून इस तरफ रहा उस वक्त हमारा क्या होगा दोस्तों? अमावस्या होगा। क्यों अमावस्या? क्योंकि जब हमारा दिन का पोर्शन है तब तो हम मून देख ही नहीं सकते हैं, और जब रात का पोर्शन हुआ तो यानी इस तरफ जब हमारी रात हुई, मान लो इंडिया यहां से घूम के इस तरफ आ गया, मून तो यही रहा ना, मून को तो समय लगेगा उस तरफ पहुंचने में, मून अभी इसी तरफ है। और यहां पर अगर मून ही नहीं है तो इस बगल वाले बंदों को क्या क्या मून दिख सकता है? अब वापस से समझिए कि अभी मान लो आप अपने आप को, जैसे मान लो कि आप यहां पे सन हो, अब आपके सामने मान लो सन यहां पे, मैं मान लो यहां अर्थ हूं, अब अर्थ ये है, मान लो ये मून है। अभी यहां पे अगर सन के सामने अगर मान लो मून आ जाता है, सन की लाइट में तो मून मुझे दिख ही नहीं सकता। अगर मान लो मून यहां रहेगा पीछे की तरफ, जैसे मान लो अभी ब्लैक बोर्ड हमारा मून है, अब अगर ब्लैक बोर्ड मून है तो मुझे तो अब भी मून नहीं दिख रहा है, मगर यहीं पे जब अंधेरा होगा, जब अंधेरा होगा यानी मैं इस तरफ मुड़ जाऊंगा, तो मेरे मुड़ने के बाद क्या होगा? ब्लैक बोर्ड से आने वाली लाइट इस पे पड़ेगी और उसके वक्त मुझे यहाँ पे मून दिख रहा होगा अंधेरे के टाइम में। पर
अगर मून जो है ब्लैक बोर्ड वाला पोर्शन इस जगह पर आ जाए मेरे और आपके बीच में, तब जब मैं पीछे मुड़ूंगा तो क्या किसी चीज की रिफ्लेक्शन मुझे दिख रही है? अगर ब्लैक बोर्ड जो हमारा या स्मार्ट बोर्ड है अगर ये उठ के यहां आ जाए तो क्या मुझे मून दिखेगा दोस्तों? नहीं दिखेगा। तो वही पोर्शन है जब हमारा इस तरफ सन की साइड में मून आ जाए तो उस वक्त अंधेरे के समय में यहां पे मून है ही नहीं तो मून कैसे दिखेगा? तो अमावस्या में क्या होता है, जो मून है वो इस तरफ मींस हमारा इस तरफ रहता है और पूर्णिमा के टाइम में मून जो है हमारा इस तरफ रहता है। तो क्योंकि ये हमारा कौन सा, ये हमारा हो गया हमारा जो हमारा सोलर एक्लिप्स यानी सन को ब्लॉक करा गया है, तो सोलर एक्लिप्स के केस में हमें अमावस्या देखने को मिलती है, यानी अमावस्या का जब समय होगा उसी के समय में आपको सोलर एक्लिप्स देखने को मिल सकती है। जैसे दिवाली के आसपास का समय है उस समय में आपको देखने को मिल सकता है। हर महीने जो हमारा सोलर एक्लिप्स का जो अगर पॉसिबिलिटी बनेगी तो इसी समय में देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर आपको मींस लूनर एक्लिप्स की अगर मैं बात करूं, यानी जो हमारा लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण है, यानी आप चांद को ब्लॉक कर सकते हैं, ये हमें हमेशा पूर्णिमा के टाइम देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में होली के टाइम में। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भैया अगर ये इनकी मोशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है तो ये तो हर महीने देखने को मिलना चाहिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, पर हर महीने तो देखने को नहीं मिलता, काफी रेयर देखने को मिलता है। और अगर ये रोटेशन पर ही डिपेंड है यानी रिवॉल्यूशन पर ही डिपेंड है तो हर महीने देखने वाली चीज को इतना हमें लेट क्यों दिखता है? तो इसका रीजन क्या है कि जो हमारा मान लो ये अर्थ है दोस्तों, ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ का मान लो रोटेशन का एक्सिस है और ये इसकी प्लेन है, और यहाँ जो इसका मून का जो प्लेन है, अर्थ और मून का जो प्लेन है, ये मान लो अर्थ है या मून है, इनका सेम ऑर्बिटल प्लेन नहीं है, एक ही प्लेन में मूव नहीं करते हैं। अब ये यहां से अलग प्लेन में मूव करता है और ये अलग प्लेन में मूव करता है। मान लो अर्थ जो है वो इस प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे प्लेन पे, और मून जो है वो किसी ऐसे प्लेन में मूव कर रहा है। अब इस केस में इनकी जो इंटरेक्शन आती है वो हर महीने नहीं आ सकती। अगर अर्थ भी इसी प्लेन में मूव करता है और मून भी उसके साथ इसी प्लेन में मूव करता है तो उस केस में हमें हर महीने देखने को मिलती। पर हो क्या रहा है, यहां हमारा सन है, सन के साथ अर्थ हमारा इस प्लेन में मूव कर रहा है, और मून जो है मून हमारा किसी ऐसे प्लेन में हल्का सा तिरछे प्लेन में मूव करता है। इस केस में क्या होता है कि हमें सोलर और लूनर एक्लिप्स जो है हर महीने देखने को नहीं मिलते, स्पेशल केसेस में देखने को मिलते हैं। आइए एक बार डिफरेंस देख लेते हैं सोलर और लूनर एक्लिप्स में। सोलर क्या है, न्यू मून डे यानी कि हमारी अमावस्या होती है, लूनर यानी फुल मून डे यानी पूर्णिमा की रात होती है। ये हमें डे टाइम में देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है आप अभी समझ गए थे। सोलर एक्लिप्स है, चांद कब ब्लॉक करेगा, जब दिन है। यहां वाले बंदे को क्या सूर्य ग्रहण यहां पे दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां वाले बंदों को तो सूर्य ही नहीं दिख रहा है, तो सूर्य के लिए ब्लॉक कहां से हुआ? ये आपको डे टाइम में देखने को मिलेगा। और कंपैरेटिवली अगर आप इसको देखेंगे चंद्र ग्रहण को, तो ये आपको कब देखने को मिलेगा? रात के टाइम में, क्योंकि यहां पे चांद को जो ब्लॉक ही रात के टाइम में कर सकता है ना दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं शॉर्ट, बिकॉज बॉडी विच इज ब्लॉकिंग सन इज स्मॉल, ये छोटा होता है क्योंकि सन जैसे विशाल बॉडी को ब्लॉक कौन कर रहा है? छोटा सा मून कर रहा है। अब आप कहेंगे भैया कि मून छोटा सा है, सन जैसे बड़े चीज को ब्लॉक कैसे कर सकता है? एक काम करिएगा, 1 रुपए का सिक्का लीजिएगा और अपने आंख पे ऐसे लेकर सन को देखिएगा, 1 रुपए का सिक्का भी सन को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करेगा कि कितना एंगल आप कवर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, पर क्योंकि वो छोटी बॉडी है, आप ये समझ लीजिए आप इतना बड़ा शीट से अपने आपको सन को ब्लॉक करेंगे, उसको जाने में थोड़ा समय लगेगा। और अगर आप सिक्के से ब्लॉक करेंगे तो इसको यूं हटाएंगे तो हट जाएगा, भले ही ब्लॉक सिक्का भी कर देगा, क्योंकि एंगल पूरा का पूरा वो रोक रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉट सेफ टू वॉच बाय नेकेड आई, आप जानते हैं हमारे लोगों को कहा जाता है, क्योंकि अचानक से जो लाइट आती है, मान लो अभी लाइट रुक गई है, अचानक से लाइट का जो एक्सपोजर आएगा, आपको पता है ना कोरोना जो हमारे प्यूपिल बड़ा छोटा होता है, उससे हमारे यहाँ पे आईज को काफी हद तक इफेक्ट पड़ सकता है। इधर देख लेते हैं लॉन्ग, बिकॉज द बॉडी विच इज ब्लॉकिंग द मून अर्थ इज बिग, ये थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मून को कौन ब्लॉक कर रहा है? अर्थ ब्लॉक कर रहा है। ऐसा आपने सिक्के से ब्लॉक करा, वो 1 सेकंड में हट गया, इतने बड़े चार्ट पेपर से ब्लॉक करा उसको थोड़ा समय लगता है, इसलिए लंबे ड्यूरेशन का होता है। सेफ टू वॉच बाय नेकेड आई, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लाइट जो है डायरेक्ट सूर्य से नहीं आ रही है, रिफ्लेक्शन के साथ आ रही है, और अचानक से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपके लिए ये जो है सेफ रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट जो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा का समझ आ गया होगा। मैं जानता हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती होंगी। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम में कभी कभी आपने देखा होगा कि वनडे एग्जामिनेशन के अंदर यूनिवर्स रिलेटेड चीजों के क्वेश्चन आते हैं। मैं जानता हूं थोड़े कम आते हैं, पर इन सबको अगर आप जानेंगे तो आपके लिए बाकी चीजों को पढ़ना काफी ईजी रहेगा और आपको बेस पता रहेगा कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ आई होगी। बाकी आप हमारे आरबी चैनल से जुड़े और उसको सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। यहां पे आपको हर चीज की पीडीएफ अपडेट साथ साथ मिलती रहेंगी। और अगर आप हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप @RBE_S डाल के टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी।
मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।